मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हिंदी मीडियम बही खाता एवं लेखा शास्त्र। अगर आपका टारगेट है 95% मार्क्स लाना तो अंत तक हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको अंतिम खाते, समायोजनाएं, बीजक, बैंक समाधान विवरण आदि सभी की जानकारी संक्षिप्त में परंतु पूर्ण तरह से उपलब्ध करवाने वाले हैं। तो अपने हेडफोन ऑन कर लीजिए, नोट्स बनाने के लिए अपने नोटबुक अपने पास रख लीजिए और आइए शुरू करते हैं। अंतिम खाते व्यापारी द्वारा व्यापार लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। किसी भी व्यापारी द्वारा पूरे साल काम करने के बाद वर्ष के अंत में यह जरूर जानने का प्रयास किया जाता है कि उसने क्या कमाया क्या नहीं कमाया। इसके लिए वर्ष के अंत में वह जो खाते तैयार करता है उन्हें अंतिम खाते यानी कि फाइनल अकाउंट कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो अंतिम खातों में 3 खाते तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और नंबर 3 है आर्थिक चिट्ठा। व्यापार खाते से हमें ग्रॉस प्रॉफिट यानी सकल लाभ की जानकारी प्राप्त होती है कि यानी कि माल की बिक्री और माल की लागत का जो अंतर है वही सकल लाभ कहलाता है। इसके बाद लाभ हानि खाता बनाकर हमें शुद्ध लाभ की जानकारी प्राप्त होती है, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में नेट प्रॉफिट कहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर बनाते हैं हम आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठे में 2 पक्ष होते हैं, संपत्ति और दायित्व। अगर दोनों पक्षों का योग समान आ जाता है तो यह मान लिया जाता है कि खातों में कोई अशुद्धि नहीं रही है और हमारी आर्थिक स्थिति सही चल रही है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि व्यापारी द्वारा वर्ष के अंत में व्यापार की लाभ हानि तथा आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए जो विवरण पत्र तैयार किया जाता है उसे अंतिम खाते कहते हैं। अंतिम खातों में 3 खाते बनाए जाते हैं, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा। व्यापार खाते से सकल लाभ की जानकारी प्राप्त होती है, लाभ हानि खाते से शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की जानकारी प्राप्त होती है और आर्थिक चिट्ठे से संपत्ति तथा दायित्वों की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, समायोजनाओं से क्या आशय है। प्रमुख समायोजनाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। व्यापारी द्वारा 31 मार्च को खाते बंद किए जाते हैं। जिस दिन अंतिम खाते तैयार किए जा रहे हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि उस तिथि तक सभी लेन देन पूर्ण हो जाएं। कुछ अधूरे या अपूर्ण लेन देन रह जाते हैं, यानी कुछ व्यक्ति ऐसे जिनसे अभी पैसा लेना है, कुछ ऐसे जिनको अभी पैसा देना है। तो इन अधूरे या अपूर्ण लेन देनों को व्यवस्थित करने की कला का नाम ही समायोजना या एडजस्टमेंट कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि अंतिम खाते बनाने की तिथि तक जो अधूरे या अपूर्ण लेन देन रह जाते हैं उन्हें व्यवस्थित करने के लिए जो जोड़ घटा या व्यवस्थाएं की जाती हैं उन्हें ही समायोजना कहते हैं। अब प्रमुख समायोजनाएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1 आता है अंतिम रहतिया। व्यापारी द्वारा वर्ष के अंत में ऐसा माल जिसकी बिक्री अभी तक नहीं हो पाई है यानी बिना बिका हुआ माल अंतिम रहतिया कहलाता है। प्रत्येक समायोजना को हम 2 पक्षों में लेखा करते हैं। तो अंतिम रहतिया व्यापार खाते के धनी पक्ष में तथा आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है। नंबर 2 एदत या आउटस्टैंडिंग या देना बाकी। कभी कभी हम अपने लेबर से, अपने वर्कर से काम तो करवा लेते हैं परंतु उनका भुगतान अभी तक नहीं किया है। तो ऐसे व्यय जिसमें हमने कार्य तो करवा लिया है परंतु अभी तक उनका भुगतान करना बाकी है तो उसे हम एदत या देना बाकी या आउटस्टैंडिंग कहते हैं। इसे संबंधित नाम में जोड़ देते हैं। मतलब अगर मजदूरी पर एदत है तो मजदूरी के साथ जोड़ दें, वेतन पे आदत है तो वेतन के साथ जोड़ दें और आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में इसको लिखा जाता है। नंबर 3 पूर्वदत्त या अग्रिम या जिसे एडवांस या अकाउंटेंसी की भाषा में प्रीपेड कहा जाता है। कभी कभी हम कुछ व्यक्तियों से कार्य या सेवा तो प्राप्त नहीं करते परंतु उन्हें पहले से ही भुगतान कर देते हैं तो उसे हम अग्रिम, प्रीपेड या पूर्वदत्त कहते हैं। तो इसे संबंधित व्यय में से घटा दिया जाता है। यानी कि अगर वेतन पर पूर्वदत्त है तो वेतन में से घटा दो, किराए पर पूर्वत है तो किराए में से घटा दो, और दूसरी जगह
इसको आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है। इसके बाद ह्रास। ह्रास क्या है? स्थायी संपत्तियों को लगातार प्रयोग करने से उनके मूल्य में जो धीरे धीरे कमी आ जाती है उसे ह्रास कहते हैं। जैसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई नई कुर्सी या नई टेबल या नई मोटरसाइकिल या एक्टिवा खरीदा है और आप उसे जैसे से चलाते रहेंगे, बिना किसी टूट फूट के भी उसमें कहीं ना कहीं उसके मूल्य में कमी आ जाएगी। तो किसी भी स्थायी संपत्ति के मूल्य में धीरे धीरे आने वाली कमी को ह्रास कहा जाता है। ह्रास को संबंधित संपत्ति में से घटा दिया जाएगा और दूसरा लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में दिखाया जाएगा। इसके बाद आता है अशुद्ध ऋण या अशुद्ध ऋण संचिति। जिन ग्राहकों से हमने पैसा लेना है उन्हें देनदार कहा जाता है। अगर उनमें से कुछ ग्राहकों से हमें धन वसूल नहीं हो पाता या हमें ऐसा प्रतीत होता कि इनसे धन वसूल नहीं हो पाएगा तो उसे अशुद्ध ऋण या अशुद्ध ऋण संचिति कहा जाता है और इसे देनदारों में से घटा दिया जाता है और दूसरा लाभ हानि के ऋणी पक्ष में दिखाया जाएगा। इसके बाद उपार्जित आय। ऐसी आमदनी जो हमने कमा तो ली है, ऐसी आमदनी जो हमने कमा तो ली है परंतु अभी प्राप्त होनी बाकी है। मान लीजिए हमने कहीं काम करना शुरू किया, महीने भर हमने काम किया परंतु अभी तक वहां से सैलरी यानी वेतन प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये कहलाएगा हमारी उपार्जित आय। कमा तो ली है पर अभी प्राप्त नहीं हो पाई, इसे संबंधित आय में जोड़ेंगे और लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में लिखा जाएगा। दूसरा, इसको हम संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे एक्रूड इनकम के नाम से। इसके विपरीत अनुपार्जित आय। ऐसी आमदनी जो हमने अग्रिम रूप से प्राप्त कर ली है। मान लीजिए आपने कहीं काम करना शुरू किया और आपने वहां से एडवांस में पैसे ले लिए पर अभी कार्य नहीं किया, तो इसे हम कहेंगे अनएक्रूड इनकम, यानी ऐसी आमदनी जो प्राप्त हो चुकी है परंतु अभी कमाई नहीं गई, तो इसे संबंधित आय में से घटाएंगे और दूसरा दायित्व पक्ष में इसको दिखाएंगे। इसके बाद पूंजी पर ब्याज। व्यापार को शुरू करने में जो धन माल या संपत्ति लगाई जाती है, अगर वो धन माल या संपत्ति हमने किसी से उधार ली है तो उस पर निश्चित रूप से हमें ब्याज भी देना पड़ेगा। तो पूंजी पर ब्याज को पूंजी में जोड़ देंगे और लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में दिखाएंगे। ऐसा क्यों किया? मान लीजिए आपने किसी से 10,000 रुपये लिए और उससे अपना कारोबार शुरू किया, तो ये पूंजी कहलाएगी। अब उस पर जो ब्याज देना है वो पूंजी में क्यों जोड़ा गया? भाई 10,000 तो उसके हमने देने ही हैं और मान लीजिए 500 रुपये ब्याज भी है, तो ऐसी दशा में हमें 10,500 रुपये उसे चुकाने पड़ेंगे। तो पूंजी पर ब्याज पूंजी में प्लस हो जाएगा और दूसरा लाभ हानि के ऋणी पक्ष में दिखाया जाएगा। इसके बाद आहरण पर ब्याज। व्यापारी द्वारा अपने व्यक्तिगत व्ययों के लिए अपने ही व्यापार से जो धन माल या संपत्ति निकाली जाती है उसे आहरण कहते हैं और अगर उस पर ब्याज लगे तो आहरण में जुड़ेगा और दूसरा लाभ हानि के धनी पक्ष में दिखाया जाएगा। इसके पश्चात माल दान में दिया। अगर हम अपने व्यवसाय से माल दान दे देते हैं तो ऐसी दशा में जो माल खरीदा था वो कम हो जाएगा, तो इसे हम क्रय में से घटाएंगे और लाभ हानि के ऋणी पक्ष में दिखाएंगे। इसके अलावा अगर हमने माल का आहरण किया है, अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए माल निकाला है, तो इसे भी हम क्रय में से घटाएंगे और आहरण में प्लस करेंगे। विज्ञापन हेतु या नमूने हेतु माल अगर हमने वितरित किया है तो उसे क्रय में से घटा दिया जाएगा और दूसरा लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में दिखा दिया जाएगा। तो ये हमारा एक अकाउंटेंसी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो निश्चित रूप से न्यूमेरिकल तथा थियोरेटिकल दोनों ही रूपों में आपके पास आ सकता है। तो अगले प्रश्न पर आते हैं, बैंक समाधान विवरण से क्या आशय है। तो बात करते हैं बैंक समाधान विवरण की। कोई भी व्यापारी जो छोटे स्तर पर कार्य कर रहा है वो कार्य नगद में करेगा, पर जो बड़े स्तर में कारोबार करते हैं उन्हें कहीं ना कहीं बैंक से लेन देन करना ही पड़ता है। उनके पास दिन प्रतिदिन चेक आते रहते हैं, बैंक में जमा होते रहते हैं, चेक इशू करते रहते हैं, लोगों को चेक प्रदान करते रहते हैं। तो कभी कभी जो हमारी रोकड़ बही है और जो बैंक की पासबुक है दोनों के शेष में समानता नहीं पाई जाती। यानी अगर आपको रोकड़ बही कह रही है कि आपके बैंक खाते में
20,000 रुपये होने चाहिए और पासबुक में आप एंट्री करवाने जाते हो, पता लगता है कि वहाँ 13,000 रुपये ही हैं। तो इस अंतर का कारण पता करने के लिए जो स्टेटमेंट, जो विवरण पत्र तैयार किया जाता है उसे बैंक समाधान विवरण कहते हैं। अब इसे लिखेंगे कैसे कि व्यापारी द्वारा अपनी रोकड़ बही तथा पासबुक के शेष को मिलान करने के उद्देश्य से जो विवरण पत्र तैयार किया जाता है उसे बैंक समाधान विवरण पत्र कहते हैं। इसके क्या लाभ हैं? इससे हमें अधूरे लेन देनों का पता चल जाता है। हमें पता लग जाता है कि ऐसे कौन कौन से चेक हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं परंतु हमने बैंक में जमा नहीं कराए, या जमा करा दिए हैं परंतु हमारे खाते में अब तक एंटर नहीं हो पाए। इस अवधि के दौरान बैंक ने हमसे कितना चार्जेस काटे हैं या कितना ब्याज हमें प्रदान किया है, ये जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि बैंक संबंधी लेन देनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो विवरण पत्र तैयार किया जाता है उसे बैंक समाधान विवरण पत्र कहते हैं। इसे तैयार करने की कोई निश्चित अवधि नहीं होती। यह व्यापारी अपनी सुविधा के अनुसार प्रति सप्ताह, 15 दिन में, महीने में या जब भी उसको आवश्यकता महसूस होती है वह इसे तैयार कर सकता है। इसके बाद अगले टॉपिक पर आते हैं विनिमय पत्र क्या है। तो सर, विनिमय पत्र को अंग्रेजी भाषा में बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। इस टॉपिक से हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन और थ्योरेटिकल दोनों ही तरह के प्रश्न बनते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमारे साथ आप जुड़े रहें। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है विनिमय पत्र से क्या आशय है। मैं आपको पहले के एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए आप मेरी दुकान पर आए और आपने कहा भैया हमें आपकी दुकान से सामान खरीदना है। मैंने कहा ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है, आपको हमारी ही दुकान से सामान खरीदना चाहिए। तो आपने 10,000 रुपये का सामान मुझसे लिया और सामान लेके पैक करवा के आप चलने लगे। मैंने कहा भैया पेमेंट, तो आपने कहा भैया आप तो हमसे परिचित हैं और हम आपसे पहले भी माल लेते आए हैं और हमारे घर में कुछ ब्याह सगाई और कुछ उत्सव है और उसके संपन्न होते ही, उसके कंप्लीट होते ही हम आपका पेमेंट कर देंगे। मैंने भैया देखो बात सही है, मैं आपसे परिचित हूँ पर ज़माना बड़ा ख़राब है, एक काम करते हैं, जो बात आप मुझे कह रहे हैं यही बात आप मुझे लिखित रूप में प्रदान कर दीजिए कि आपने मुझसे सामान खरीदा है जिसका भुगतान आप मुझे इतने दिन के बाद कर देंगे। तो यही जो लिखित अनुबंध हमारे बीच तय हो जाता है यही विनिमय पत्र कहलाता है। तो इसको लिखेंगे कैसे कि व्यापारी द्वारा माल की उधार बिक्री करते समय या किसी को रुपया उधार देते समय जो लिखित अनुबंध तैयार कर लिया जाता है, जो इस बात का प्रमाण होता है कि हाँ हमने वास्तव में इस व्यक्ति से इतनी धनराशि इतने समय के बाद लेनी है, तो यही अनुबंध जो है वो विनिमय पत्र कहलाता है। विनिमय पत्र के दो पक्षकार होते हैं, विनिमय पत्र लिखने वाला और विनिमय पत्र क्या कहते हैं जी, अपना स्वीकार करने वाला। कभी कभी इसमें 3 पक्षकार भी हो सकते हैं कि भैया मैंने आपके ऊपर बिल लिखा, आपने उसे स्वीकार किया और भुगतान या तो मैं खुद ले सकता हूं या मैं किसी दूसरे व्यक्ति को दिलवा सकता हूं। तो इस तरह से इसमें 3 पक्षकार हो सकते हैं, विपत्र लिखने वाला, विपत्र स्वीकार करने वाला और विपत्र का भुगतान प्राप्त करने वाला। अगला प्रश्न आता है प्रतिज्ञा पत्र से क्या आशय है। अब इसी पहले उदाहरण को दूसरे तरीके से समझते हैं। आपने मुझसे कहा कि भैया हम आपसे सामान खरीदना चाहते हैं और भुगतान हम आपको हफ्ते 10 दिन में कर देंगे। मैंने कहा भैया वो बात तो बिल्कुल सही है कि आप भुगतान मुझे कर देंगे, परंतु मैं कहाँ एग्रीमेंट बनाता फिरूंगा, कहाँ अनुबंध करता फिरूंगा, तो मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। तो आपने कहा भैया बिल्कुल भी टेंशन ना लो, हम तो घर से लिख कर लाए हैं स्टाम्प पर ही, हमने तो लिखित दस्तावेज पहले से ही तैयार कर रखा है कि हमने आपसे माल खरीदा और हम आपको इतनी अवधि के बाद ये भुगतान करने के लिए बाध्य हैं और हम आपको भुगतान कर देंगे। तो ये कहलाएगा प्रतिज्ञा पत्र। अब इसको लिखेंगे कैसे। जब कोई देनदार एक विपत्र तैयार करता है, एक प्रतिज्ञा पत्र या वचन लेता है कि मैंने इस व्यक्ति का इतना धन चुकाना है और मैं इतनी अवधि के बाद इसे ये धन लौटा दूंगा,
तो ये कहलाएगा प्रतिज्ञा पत्र। अगर देखा जाए तो दोनों में बहुत थोड़ा सा फर्क है। आपने माल खरीदा, मैंने माल बेचा। अगर मैंने बिल लिखा तो विनय पत्र, और अगर आप ही उसे लिखकर लेकर आए हैं, आपने खुद ही स्वीकृति प्रदान कर रखी है, तो कहलाएगा प्रतिज्ञा पत्र। अगले प्रश्न पर आते हैं, अनुग्रह विपत्र से क्या आशय है। अब जो व्यापारिक बिल होते हैं, विनय पत्र होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, व्यापारिक और अनुग्रह। व्यापारिक वो होते हैं जो माल को बेचने पर लिखे जाते हैं। मैंने अपने ग्राहक पर बिल लिखा तो वो विनय पत्र कहलाएगा या व्यापारिक विपत्र कहलाएगा। अब दूसरा है कि मैंने अपने किसी मित्र, किसी अन्य व्यापारी या किसी परिचित व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उसके बिल पर स्वीकृति प्रदान कर दी। अब इस बात को समझिए। मान लीजिए आप मेरे पास आते हैं और आपने कहा कि भैया मुझे 10,000 रुपये की जरूरत है। मैंने कहा यार मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, परंतु समस्या यह है कि मेरे पास फिलहाल 10,000 रुपये है ही नहीं। तो एक काम करो, आप मेरे ऊपर एक बिल लिख दो, मैं उसे साइन कर दूंगा और आप उसे किसी व्यापारी के पास या बैंक के पास गिरवी रखकर पैसा उठा लो, और जब भुगतान की डेट आएगी तो आप एक काम करना, या तो पेमेंट मुझे दे जाना, मैं बैंक को पे कर आऊंगा, और या फिर आप अपने आप ही उसको रिटर्न कर देना। तो ये कहलाएगा अनुग्रह विपत्र। यानी जब एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी या अपने परिचित व्यक्ति की आर्थिक सहायता करने के लिए उसके बिल पर स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है और वह भी माल को खरीदे या बेचे बिना, तो उसे अनुग्रह विपत्र कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अनुग्रह दिवस से क्या आशय है। अभी हमने इससे पहले पढ़ा है अनुग्रह विपत्र, वो एक अलग चीज है। अब मैं आपको बता रहा हूं अनुग्रह दिवस। मान लीजिए आपने 1 जनवरी को मुझसे माल खरीदा और आपने कहा कि भैया हम 1 महीने बाद आपको पेमेंट कर देंगे। तो 1 जनवरी के 1 महीने बाद जाहिर सी बात है तारीख पड़ती है 31 जनवरी या ज़्यादा करें तो 1 फरवरी। अब मुझे लगा कि यार अभी तो आपने वादा किया ही है 1 महीने का, और आज ही 31 जनवरी हुई है, और अगर मैं आज ही आपके पास पहुंच जाऊं कि भैया पेमेंट कर दीजिए, तो आप हो सकता कह दें कि भैया हम तो आपके पास आने ही वाले थे और आपने बेकार तकलीफ दी और हम तो आपको पेमेंट खुद ही करने वाले थे। तो मैंने कहा यार थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो वेट कितना किया जाए, 3 दिन। तो हमारे लेखा शास्त्र के नियमों के अनुसार किसी भी बिल के भुगतान के लिए 3 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाता है, जिसे अनुग्रह दिवस कहते हैं। अब सारी दुनिया अच्छी नहीं होती। मैंने 3 दिन और इंतजार कर ली कि आप आएंगे, भुगतान करके जाएंगे, परंतु आपकी इंसानियत नहीं जागी, आप भुगतान करने नहीं आए। तो ऐसी दशा में मैंने आपको कहा, मैंने कहा भैया ये पैसे दे दीजिए। आप उसमें आनाकानी करने लगे। तो ऐसी दशा में मुझे किसी न किसी वकील के पास जाके इस चीज़ के लिए एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी कि भैया मैंने आपसे पैसे मांगे और आप पैसे नहीं दे रहे हैं। तो अब वो जो वकील साहब हैं वो फ्री में थोड़ा मेरा काम करेंगे। अब मैं खुद एक लॉयर हूँ तो मैं फ्री में थोड़ा कुछ काम करता हूँ, चार्जेस लेता हूँ। तो बिल के अनादरण होने पर वकील द्वारा जो नोटिंग चार्जेस लिए जाते हैं, या कह दें जो उसमें खर्चा आता है, उसे नोटिंग चार्जेस कहा जाता है। इसको लिखेंगे कैसे कि बिल के अनादरण के समय जो उस पर लिखित दस्तावेज तैयार करने के लिए व्यय किए जाते हैं, उसे नोटिंग चार्जेस कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं इसी लेसन में, दिवालिया। ऐसा व्यक्ति जो अपने दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ है और उसने न्यायालय से इस बात की एप्लीकेशन डाली है और न्यायालय ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया कि हाँ वाकई ये व्यक्ति अपने दायित्वों का भुगतान नहीं कर सकता, तो ऐसे व्यक्ति को दिवालिया कहा जाता है। इसके बाद अगले लेसन पर आती हैं बीजक से क्या आशय है। बीजक जिसे आप आम भाषा में बिल या क्या कहते हैं जी अपना गारंटी कार्ड कहते हैं, उसे ही अकाउंटेंसी के अकॉर्डिंग, बही खाते के अकॉर्डिंग उसे बीजक कहा जाता है। आम भाषा में समझिए, आपने मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कूलर जब आप खरीदते हैं तो उसके साथ उसकी एक रसीद आपको प्राप्त होती है।
जिसमें ऊपर दुकान का या व्यापारी का नाम लिखा होता है, आपने क्या सामान खरीदा है ये लिखा होता है, उसकी क्या गारंटी है, क्या क्या उसका मोल भाव आपने किया है, क्या उस पर खर्चे हैं, इन सब बातों का विवरण लिखा होता है। तो इसे ही बही खाते की भाषा में बीजक कहा जाता है। अब इसको लिखेंगे कैसे, नोट्स में बनाना शुरू करें कि व्यापारी द्वारा माल की बिक्री करते समय, व्यापारी द्वारा माल की बिक्री करते समय माल के साथ जो बेचे गए माल का विवरण पत्र प्रदान किया जाता है, जिसमें इस बात का उल्लेख होता है कि क्या क्या सामग्री बेची गई है, किस भाव से बेची गई है, क्या उस पर व्यापारी छूट लगाई गई है तथा माल को ग्राहक तक पहुंचाने में किन किन व्ययों का भुगतान किया गया है। इस विवरण पत्र को ही बीजक कहते हैं। बीजक में लिखी जाने वाली प्रमुख बातें, माल की मात्रा, माल का मूल्य, माल के छूट, माल के व्यय तथा बकाया देय राशि, इन सब बातों को बीजक में लिखा जाता है। बीजक दो प्रकार के होते हैं, पक्का बीजक और कच्चा बीजक, यानी कि पक्का बीजक और दूसरे को आप सूचनार्थ बीजक भी कह सकते हैं। तो पक्का बीजक क्या है सर? आप मेरी दुकान पर आए, आपने सामान खरीदा, सब कुछ तय हुआ, आपने भुगतान दिया और मैंने आपको बिल काट कर दे दिया, तो ये तो कहलाएगा पक्का बीजक। इसमें वास्तव में लेन देन हुआ है, वास्तव में भुगतान हुआ है, वास्तव में व्ययों का भुगतान हुआ है। जबकि सूचनार्थ बीजक क्या है? आप हमारी दुकान पर आते हैं और कहते हैं कि भैया ये सामान लेना है, वो सामान लेना है और इसकी ना हमें एक पर्ची बना दीजिए कि ये सामान हमें कितने का पड़ जाएगा। अब आप सोचते हैं कि ऐसा कब होता है? सर ऐसा बहुत बार होता है। जब मैंने पहली बार अपनी बाइक खरीदी तो यकीन मानिए मैं कई शोरूम पर गया और मैंने कई सारी बाइकों की डिटेल इकट्ठा करी ऐसे ही, और फिर मैंने उनमें कंपेयर किया कि मुझे इनमें से कौन सी परचेज करनी चाहिए। तो इस तरह से जो ये रसीद बनाकर दी जा रही है, कच्ची रसीद दी जा रही है, इसे ही सूचनार्थ या कच्चा बीजक कहा जाता है। अब प्रश्न बन सकता है कि कच्चे बीजक और पक्के बीजक में क्या अंतर है? पक्का बीजक माल की बिक्री के बाद तैयार किया जाता है, जबकि कच्चा बीजक माल की बिक्री से पहले तैयार किया जाता है। पक्के बीजक में लिखे गए मूल्य वास्तविक होते हैं, जबकि कच्चे बीजक में ये अनुमानित होते हैं, यानी कि उनकी मात्रा थोड़ी कम या ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि माल की बिक्री के समय जो हमने तैयार किया वो पक्का बीजक, और भावी ग्राहकों को सूचना प्रदान करने के लिए हमने जो विवरण पत्र तैयार किया वो कहलाएगा सूचनार्थ या कच्चा बीजक। अगले प्रश्न पर आते हैं, विक्रय विवरण से क्या आशय है? माल की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से कभी कभी हम अपना माल अपने एजेंट के द्वारा भी विक्रय करवाते हैं। इस बात को समझिए। मान लीजिए मेरी एक अच्छी खासी दुकान चल रही है और एक मेरा परिचित व्यक्ति मेरे पास आता है और वो कहता है कि भैया मैं आपकी दुकान से माल ले लिया करूंगा और बेचने के बाद आपको भुगतान कर दिया करूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, ऐसा कर लेते हैं। अब मैंने उसको माल दे दिया और उसने उस माल को बेच भी दिया, और बेचने के बाद वह मुझे फ़ोन करके कहता है कि भैया सारा माल बिक गया, मैंने माल बेच दिया। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, तो कहना भैया और माल भिजवा दूँ। मैंने कहा भैया पहले जो माल आपने बेचा है उसका हिसाब तो दे दो कि आपने क्या क्या बेचा, कैसे बेचा, पहले मैं देख तो लूँ कि आपसे माल बिकवाने में मुझे लाभ हो रहा है या कहीं हानि तो नहीं हो रही। तो एजेंट द्वारा माल की बिक्री के विवरण के रूप में अपने प्रधान को जो बिक्री का हिसाब भेजा जाता है उसे ही विक्रय विवरण कहते हैं। विक्रय विवरण में बेचे गए माल की मात्रा, दर, मूल्य तथा एजेंट का कमीशन, उसके द्वारा किए गए व्यय का वर्णन किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है इस लेसन में, जो अंतिम प्रश्न है आज का, कि बीजक और विक्रय विवरण में क्या अंतर है। बीजक व्यापारी ने तैयार किया, जबकि विक्रय विवरण एजेंट ने तैयार किया। बीजक ग्राहक को प्रदान किया गया, जबकि विक्रय विवरण प्रधान को दिया गया। बीजक में व्यापारी छूट का लेखा होता है और विक्रय विवरण में जो हमारा एजेंट है उसके कमीशन का लेखा होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने माल बेचते समय जो हिसाब बनाया वो तो बीजक था, और एजेंट ने माल की बिक्री का जो हमारे पास हिसाब भेजा है वही विक्रय विवरण है। तो आज के लेसन में इतना ही। इसी तरह के आगे सूचनाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
1 to 3 लॉ क्लासेस विद कबीर। इसके अलावा लाइव क्लासेस के लिए आप हमारे कोचिंग सेंटर पर भी आ सकते हैं, महाराज सिंह कॉलेज के बराबर में ऊपरी मंजिल, कबीर कोचिंग एंड कंपटीशन क्लासेस सहारनपुर। मोबाइल नंबर 9027178430। धन्यवाद। हमारे सभी वीडियोस कृपया प्लेलिस्ट के माध्यम से देखें, हेडफोन लगा कर देखें, जिससे कि जब आप परीक्षा में बैठें और एक बार आप आंख बंद कर भी अगर सोचेंगे तो आपको मेरी बातें अवश्य याद आएंगी और आपको लेसन याद करने में, नोट्स बनाने में बहुत ही सुविधा रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू।